हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट टू वीडियोस में भी हमने न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहला क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी। हमारे पास दो रेजिस्टेंस वायर हैं, एक ए और एक बी। इनको एक सर्किट में जोड़ा गया है। ये वायर ए, ये वायर बी, ये वायर्स हैं दो, इनका अपना एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को तो इसी सिंबल से डिनोट करते हैं ना। तो एक रेजिस्टेंस वायर ए, एक बी, दोनों की लेंथ सेम है और सेम ही मटेरियल से बनी हुई है। मटेरियल भी सेम, अगर एक कॉपर की है तो दूसरी भी कॉपर की, अगर एक एल्यूमिनियम की है तो दूसरी भी एल्यूमिनियम। सेम मटेरियल, सेम लेंथ है दोनों की, लेकिन दोनों की थिकनेस अलग है। थिकनेस होने का मतलब ये वाला जो एरिया होता है ना, मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल लो या थिकनेस बोल लो, बात एक ही है। क्लियर है? ये एरिया और थिकनेस में फर्क है दोनों की। तो ये बताइए, देखिए वायर ए के साथ एमीटर जुड़ा हुआ है A1, ये एक एमीटर है। वायर बी के साथ एमीटर जुड़ा हुआ है A2, ये A2 एक एमीटर है, इसके अंदर के करंट को मापेगा। A1 इसके अंदर के करंट को मापेगा। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, दोनों एमीटर में से कौन सा एमीटर ज्यादा करंट शो करेगा? अब देखिए जरा इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए, एक वायर पतली है, एक मोटी है, क्योंकि इसने बोला है जो थिकनेस है वायर ए की ज्यादा है वायर बी से। बात समझ में आ गई? जो तार मोटी होती है, जितनी ज्यादा मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मोटाई जितनी कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, मोटाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। बात समझ में आ गई है? खंबे पे बड़ी बड़ी जो तारें लगी होती हैं वो एल्यूमिनियम वाली, वो मोटी तारें क्यों लगी होती हैं? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम है। तो देखिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे आपकी थिकनेस बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम होगा, थिकनेस कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दोनों का उल्टा रिलेशन है एक दूसरे के साथ। तो यानी कि अब यहां पर देखिए, थिकनेस किसकी ज्यादा है? ए, वायर ए की थिकनेस ज्यादा है। वो थिकनेस ज्यादा यानी रेजिस्टेंस कम। बात समझ में आ गई? तो रेजिस्टेंस ए का कम है, बी का ज्यादा। जो पतली है ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बी इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ द ए। बात समझ में आ गई है? तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम। अब एक बात देखिए, रेजिस्टेंस है क्या? किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को रोकता है। ठीक है? तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। अब देखिए, जो करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। उल्टा रिलेशन है दोनों का। बात समझ में आई? तो बिकॉज जो बी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए इसके अंदर करंट कम होगा। और करंट ज्यादा किस में होगा फिर? ए वायर में। पतली मोटी तार में ज्यादा करंट जाता है, ठीक है, पतली तार में करंट कम जाता है। तो इसी वजह से जो ए के अंदर करंट ज्यादा है, तो जो इससे कौन सा एमीटर जुड़ा हुआ है? A1, तो A1 की रीडिंग ज्यादा होगी और A2 की रीडिंग कम। बात समझ में आई है बेटा? तो जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बेटा यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। टू रेजिस्टेंस वायर्स, हमारे पास दो रेजिस्टेंस वायर हैं, एक वायर ए और दूसरी वायर बी। क्लियर है? अब की बार जो है केस उल्टा है पहले से। सेम मटेरियल की है ये भी, वो भी सेम मटेरियल की थी जो पहले क्वेश्चन में थी, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी कि जो उनकी मोटाई है वो सेम है दोनों तारों की, लेकिन लेंथ अलग अलग है। ए की लेंथ बी से ज्यादा है, लेंथ ऑफ ए ज्यादा है देन लेंथ ऑफ बी। क्लियर है? तो अब आपने ये बताना है कौन सा एमीटर ज्यादा रीडिंग शो करेगा। आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? क्योंकि
जो लेंथ ऑफ ए है वो ज़्यादा है लेंथ ऑफ बी से। ए की लेंथ बी से ज़्यादा दे रखी है आपको, इसीलिए जो रेजिस्टेंस ए का वो ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ बी से। बात समझ में आई है। अब ज़्यादा रेजिस्टेंस का मतलब कम करंट, तो ए के अंदर तो करंट कम होगा, बी के अंदर करंट ज़्यादा होगा, यानी इसमें करंट ज़्यादा होगा, यानी जो A2 है इसकी रीडिंग हाई होगी और इसकी कम होगी। तो A2 विल शो द हाई रीडिंग ऑफ करंट। बात समझ में आई है? डाउट आता है अगर तो कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए, और तब तक इसको नोट कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 वायर्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीन हैव द इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेजिस्टेंस। 2 वायर हैं, एक कॉपर की है और दूसरी मैंगनीन की। क्लियर? दे बोथ हैव द इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ बराबर है, एंड इक्वल रेजिस्टेंस, लेंथ भी बराबर है, रेजिस्टेंस भी बराबर है। तो विच वायर इज थिकर, दोनों में से मोटी तार कौन सी होगी? रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, लेंथ भी सेम है, तो मोटी तार कौन सी है ये बताना है। तो एक बात देखिए, फॉर्मूला आपको पता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। क्योंकि वायर का नेचर अलग है, एक कॉपर की और एक मैंगनीन की, तो दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होगी, ये तो बात श्योर है। तो यहां से आप देखिए, एरिया को मैं इस तरफ ले आया, दैट इज इक्वल्स टू रो L, ये R इधर डिवाइड में आ गया। तो बेटा ये समझ में आया। अब सॉरी, ये रहा R, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस ये तो सेम दे रखे हैं, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर की कम है, बोला हुआ है, आपको पता भी होना चाहिए आपको। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, मैंगनीन की ज्यादा। तो इसका मतलब यहां पर देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का दूसरा मतलब मैंने क्या बताया था, क्या होता है? मोटाई, थिकनेस। सो द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। तो बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मैंगनीन की ज्यादा है ना, मैंगनीन इज मोर, सो इट्स थिकनेस इज मोर, इसीलिए इसकी थिकनेस भी क्या होगी? ज्यादा। बस आपने ये देखना है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा, थिकनेस ज़्यादा, रेजिस्टिविटी कम, थिकनेस कम, ये रिलेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर है बेटा? तो बस समझ में आ गया आपको। इसने पूछा विच वायर इज थिकर, तो थिकनेस किसकी ज़्यादा है? रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन इज मोर, सो इट्स थिकनेस इज आल्सो मोर, यानी कि मैंगनीन की थिकनेस ज़्यादा है। तो आगे लिख दो, मैंगनीन is thicker than copper। इस केस में मैंगनीन ज्यादा मोटा है कॉपर की बजाय। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, वाई डू कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर आर यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो हम वायर्स यूज करते हैं वो ज़्यादातर या तो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं या कॉपर की बनी होती हैं। ऐसा क्यों? इन्हीं का यूज क्यों किया जाता है? तो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इन दोनों की रेजिस्टिविटी कम है। इनकी रेजिस्टिविटी क्या है? कम। अब रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी करंट उतना आसानी से गुजर सकता है। बात समझ में आई है? तो क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए इनमें से करंट आसानी से गुजर सकता है और हम इनको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए। बात समझ में आई है? क्लियर है? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो अच्छा एक चीज़ और देखिए, एक बात और पूछी जा सकती है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप अपने तरीके से नोट कर लेना, उसको लिखवाऊंगा नहीं, कि जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी इनसे भी कम है, कॉपर से और एल्यूमिनियम से भी कम है, यानी कि वो बहुत सबसे अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें करंट बहुत आसानी से गुजर सकता है सिल्वर में से। फिर भी हम सिल्वर का यूज नहीं करते तारों में, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उसका रीजन ये है, सिल्वर यानी चांदी वो बहुत ज़्यादा महंगी है, दैट इज़ वेरी कॉस्टली। अगर उसकी तारें बनाने लग जाएं हम, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा हमें। क्लियर है? बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली, सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली, देयरफॉर वी डू नॉट यूज द सिल्वर वायर्स, वी यूज द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर बिकॉज इट इज़ चीपर एज कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर की बजाय कॉपर और एल्यूमिनियम सस्ते होते हैं, इसीलिए हम इनको यूज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करने हैं। देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स या यूं कहें गुड कंडक्टर्स जो है लगभग इस रेंज में पाई जाती है, मतलब उनके लास्ट में 10⁻⁻8 ओम मीटर लिखा मिलेगा, 10⁻⁻8 ओम मीटर। इन जनरली यही ऑर्डर पाया जाता है रेजिस्टिविटी का, किसकी? मेटल्स की। मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है उनके एंड में 10⁻⁸ ओम मीटर लिखा मिलेगा आपको। अगर बात करें एलॉयज की, देखिए एलॉयज, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है उनके एंड में ज़्यादातर 10⁻⁻6 ओम मीटर लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्लियर है? और जो इंसुलेटर हैं इनके जो एंड में 10 की पावर जो इनकी है ना वो प्लस में मिलेगी। क्या मिलेगी? प्लस में। 10⁸ से 10⁻17 तक कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो जनरली अगर प्लस में है 10 की पावर तब वो तो है इंसुलेटर। अगर -8 लिखा हुआ है एंड में तो वो मेटल्स हो सकते हैं, और अगर पावर माइनस में लिखा हुआ है तो वो क्या हो सकता है? एलॉयज हो सकते हैं। तो क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से आपसे कई बार एग्जाम्पल देके पूछा भी जा सकता है, कुछ ऑप्शन दे देंगे 4 से 5, बताइए इनमें से मेटल कौन सी है, और या यूं कहें इनमें से इंसुलेटर कौन सा है। बात समझ में आ गई है? तो आप पहचान सकते हैं आसानी से। अगर 4 या 5 मेटल्स की रेजिस्टिविटी दे दें और पूछ दें कि इनमें से सबसे अच्छी मेटल कौन सी है, सबसे अच्छी कंडक्टर कौन सी है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो उतनी अच्छी कंडक्टर। तो देखिए, ड्यू टू लो रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से जो मेटल हैं दे आर द गुड कंडक्टर, जिसकी जितनी कम रेजिस्टिविटी वो उतनी अच्छी कंडक्टर। एंड यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स, इनका यूज किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में। जो सिल्वर है दैट इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर है। लेकिन इसको वायर बनाने में यूज नहीं करते हम। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जो एलॉयज हैं वो हीटिंग एलिमेंट बनाने में काम आते हैं, हीटिंग डिवाइस के हीटिंग एलिमेंट को बनाने में। क्यों? हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। जनरली अगर नाम भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपने नाम भी बताना है, नाइक्रोम का यूज करते हैं मेनली हम। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं कुछ बचे हुए और क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ड्रा अबाउट द रिलेशन बिटवीन V एंड I फ्रॉम द गिवन ग्राफ। आपको एक ग्राफ गिवन है, इसमें V और I के बीच में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। देखिए, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बस यही है। तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं वोल्टेज को। पोटेंशियल डिफरेंस इज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बस ये हमें इस ग्राफ से पता चलता है। ठीक है? जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं पहले, तो ध्यान से समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज और करंट यानी ये, इनके शेप कैसी है ग्राफ की। तो देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना ग्राफ, बिल्कुल। तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और कहां से गुजर रहा है? ये ओरिजिन से होकर के गुजर रहा है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैव कांस्टेंट स्लोप।
इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट स्लोप है। देखिए अगर ये ऐसे लाइन होती तब इसका स्लोप 0 होता, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी है ना लाइन, कुछ ऐसे है, तो इसका कुछ एक कांस्टेंट स्लोप है, तो हम क्या बोलेंगे, हैविंग अ कांस्टेंट स्लोप। बात समझ में आ गई। फिर व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है। देखिए अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज हो, वाई एक्सिस पे करंट, तब तो जो ग्राफ का स्लोप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, स्लोप बराबर 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अगर एक्स एक्सिस पे करंट हो, वाई एक्सिस पे वोल्टेज हो, तब आपका जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये बात याद रखनी है आपने, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये एक्स एक्सिस पे करंट और ये वाई एक्सिस पे है, तब स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा। ये मैंने आपको पहले जब टॉपिक करवाया था, ग्राफ के बारे में समझाया था, तब आपको इसके बारे में भी समझाया था। क्लियर है। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है इसमें तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। इसका स्लोप निकालना मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, V और I के बीच में ग्राफ गिवन है। क्लियर है। तो इनमें से ये लाइन 1 है, मतलब एक वायर 1 के लिए ये ग्राफ आया ऊपर वाला, और वायर 2 के लिए ये नीचे वाला ग्राफ आया। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम हैज द हाई रेजिस्टेंस, 1 और 2 में से रेजिस्टेंस किसका हाई है। क्लियर है। तो देखिए बेटा ये ग्राफ कौन सा है, आई वी ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे आई है और वाई एक्सिस पे वी। तो इसका आंसर देखिए आप, फॉर द आई वी ग्राफ, जो आई वी ग्राफ है बेटा उसमें इसके लिए जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। स्लोप किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस। अब यहां पे आपसे पूछा गया है स्लोप किसका ज्यादा है, वायर 1 का या वायर 2 का। ये जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब देखिए जिसमें ज्यादा टेढ़ा होगा ना, जो लाइन, जो सी लाइन ज्यादा टेढ़ी है उसी का स्लोप ज्यादा होता है। जनरल यही पहचान होती है एक, जो जितना ज्यादा टेढ़ा है उतना ज्यादा उसके अंदर एंगल है। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा एंगल किसने बनाया हुआ है, 2 ने ज्यादा एंगल बना रखा है कि 1 ने। ऑफ कोर्स 1 ने ज्यादा एंगल बना रखा है, ये ज्यादा टेढ़ा है, ठीक है ना, और 2 कम है। तो स्लोप ऑफ वायर 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ वायर 2। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। सो resistance of the wire 1 is more than the resistance of wire 2। बात समझ में आई है ना, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन ये ध्यान रखना V ऊपर है और I नीचे है। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कर दिया है, करंट को ऊपर ले लिया है, वोल्टेज को नीचे ले लिया है। इसमें करंट नीचे थी, वोल्टेज ऊपर था। अब इस क्वेश्चन में बताओ A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो देखिए बेटा जरा, ये कौन सा ग्राफ है, VI ग्राफ है ये, फॉर द VI ग्राफ। वो IV था, ये VI है। यहां X एक्सिस पे वोल्टेज है, Y एक्सिस पे करंट है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। मतलब अगर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहां कम स्लोप किसका है, B का स्लोप कम है। हेयर स्लोप ऑफ B इज लेस देन स्लोप ऑफ A। B का स्लोप A से कम है, इसीलिए सो जो अब इसमें उल्टा काम है ना, स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस B का ज्यादा होगा। सो द रेजिस्टेंस ऑफ B
इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए। बात समझ में आई है ना बेटा? बस हो गया। ये इस ग्राफ के लिए, ये इस ग्राफ के लिए। बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा ग्राफ है। अगर एक्स एक्सिस पे करंट है तो स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर, अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है तो स्लोप रेजिस्टेंस का उल्टा, इनवर्स। क्लियर बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या है। दो अलग अलग वायर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस अलग है और दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पर रखा गया है। एक को टेम्परेचर T1 पर, दूसरे को टेम्परेचर T2 पर। तो आपको ये बताना है दोनों में से कौन सा बड़ा है, टेम्परेचर T1 या टेम्परेचर T2। अब क्वेश्चन देखिए आप, सबसे पहले स्लोप समझिए। IV ग्राफ है, IV ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर इसका जो वायर जिस वायर का टेम्परेचर T2 है उसका स्लोप बड़ा है T1 की बजाय, तो लिख लो स्लोप एट T2 इज मोर देन स्लोप एट T1। इस वाले का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम, क्योंकि जिस स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर था, तो अगर स्लोप बड़ा है तो रेजिस्टेंस भी बड़ा है। T2 का स्लोप रेजिस्टेंस बड़ा है T1 के रेजिस्टेंस से। बात समझ में आई है बेटा? अब देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि बेटा जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस भी घटता है। मेटल के केस में, किसके केस में? मेटल के केस में। तो इसीलिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इसी का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई है? क्लियर? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, पहले आया हुआ भी है। करंट और वोल्टेज की कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, करंट की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की दे रखी है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है V और I के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो देखिए बेटा, पहले x एक्सिस पे रीडिंग लिख ली मैंने, फिर y एक्सिस पे या x एक्सिस पे करंट लिया, y एक्सिस पे वोल्टेज ले ली। करंट की वैल्यू 0.5, तो ये 0 है, इधर 1, 0, 1 के बीच में कहीं 0.5 रहा होगा, ठीक है। आपने ग्राफ बनाना आता है आप सभी को, डिटेल में ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। और इधर 0.5 के सामने 1.6 है, तो y एक्सिस पे मैंने लगभग 1.6 लिया, तो इसके सामने और इस 0.5 के ऊपर एक पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही 1 पे 3.4, करंट जब 1 था वोल्टेज 3.4 थी, करंट 1 और वोल्टेज यहाँ से ये यहाँ लगभग 3 बनेगा, तो 3.4 कुछ यहाँ से आएगा, तो ये लाइन लगा दी। तो इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स लेकर के आपको ग्राफ बनाना आता है, मैथमेटिक्स में आप सीख चुके हो ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया। क्लियर? करंट मैंने नीचे लिया है, वोल्टेज ऊपर ली है, तो यहाँ पर स्लोप बराबर रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो लास्ट पॉइंट आया था अपना ये 4 के ऊपर, इधर मैंने एक डॉटेड लाइन नीचे लगा दी। तो इस ट्रायंगल से आपने स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है आपका, यानी ये वैल्यू यहाँ पर देखिए आप किसके इक्वल है, इधर ये वाला पॉइंट 13.2 के सामने था, तो परपेंडिकुलर में ले लिया हमने 13.2 और बेस अपना कितना है 4, क्योंकि यहां से भी तो क्लियर है ना। देखो जो y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू कहां तक ली थी 13.2 तक, तो हमने ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू ये अपनी किसके इक्वल होगी 13.2 के। ग्राफ पे क्लियरली चेक कर सकते हो 13.2। नीचे है बेस, बेस अपना 4 तक है, यहां भी चेक कर सकते हो बेस अपना 4 तक है। तो अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो अपना आएगा बेटा 3.3 ओम, ये आपका आंसर है। क्लियर? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर सकते हो।
क्लियर है बेटा, नोट कर लिया तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।